रखे हैं। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या मुद्दे हैं आपके, ये बताइए। जी, मैं एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम है भीमराव डोंगरे, फ्रॉम महाराष्ट्र, वर्धा सेवाग्राम से हूँ। देश के 79 लाख पेंशनरों के लिए मिनिमम जीने के लायक पेंशन मिलना चाहिए, इसलिए गए 11 साल से यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। 2014 से लेके तो आज तक के हम सिर्फ 2021 में कोरोना की वजह से हमने यहाँ पर धरना नहीं किए। लगातार हम हर साल धरना आंदोलन करते हैं, जंतर मंतर पर करते हैं। 2 बार तो हमने रामलीला मैदान पर भी धरना किया। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमको आपने 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 1000 रुपये पेंशन भी नहीं मिलती। 36 लाख लोगों को 1000 नीचे की पेंशन देते हैं। जब देश का प्राइम मिनिस्टर इस बात को डिक्लेयर करता है तो चीफ कमिश्नर कौन होता है उस बात को कैंसिल करने वाला है। और चीफ कमिश्नर ने आज 36 लाख लोगों को 1000 पेंशन न देते हुए 500, 600, 700 इस प्रकार की पेंशन देते हैं। आपके कुछ लोग मोदी जी तक कोई पहुँचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका जो मुद्दा है उसको मैं देखूंगा और मैं करूंगा। तो अभी संसद भी चल रही है, तो क्या आपका मुद्दा उठने के आसार हैं? काफ़ी संसद अभी हाउस चालू है, काफ़ी एमपी ने वहाँ पर बात उठाई है, लेकिन लेबर मिनिस्टर हमारे संज्ञान में है, इतना कह के उसको बस बंद कर देते, कुछ भी सुनते नहीं है। और जो सत्ताधारी है एमपी, वो सत्ताधारी एमपी कोई बात नहीं उठाते। विरोधी पार्टी के जो एमपी है तो वो क्या राजनीति हो रही है आप लोगों के साथ? यस, पक्की राजनीति हो रही है। हम चाहते हैं सरकार से कि हम आपके वोटर्स हैं, हम आपके मतदाता है। हमने आपको आज तक 2 टर्म आपको यहाँ चुन के लाया है, तीसरी भी बार चुन के लाई है। हमारे बारे में सरकार ने विचार करना चाहिए। और अभी तीसरी बार यदि ये विचार, हमारे 4 लाख लोग मर भी गए हैं और हमारा पैसा जमा है, हमारा कॉर्पस जमा है। आपको सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार हमसे पर्सनली डायलॉग नहीं करती, इसलिए हमारी ये पोजीशन है। हम सरकार से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि भाई हमारे पेंशन जो मिनिमम पेंशन है वो 9000 रुपये और डीए जल्द से जल्द देने की कृपा करें। और 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं वो जजमेंट को भी लागू करें। ओके। आज आप जंतर मंतर पे आ रखे हैं, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और क्या मुद्दे हैं आपके, ये बताइए। मैं पीएन पांडे हूँ, ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। गुड़गांव में रहता हूँ, वर्धा जिले का उस सेवाग्राम में मेरा बचपन गया है। और मैं आज ये कल का 17 दिसंबर जो था वो पेंशन डे था और जस्टिस नकारा साहब ने पेंशन का हक सभी को दिया था। सुप्रीम कोर्ट का वो ऐसा जजमेंट है कि जिसके लिए सारे पेंशनर आज उनके आभारी है, जबकि वो आज स्वर्गीय है। नकारा जी आज रहे नहीं हमारे बीच में, लेकिन पेंशनरों के लिए उन्होंने ऐसा एक जजमेंट लिख के रखा है ताकि वो जजमेंट को यदि पढ़ ले एक बार, लोकसभा के खासदार और प्राइम मिनिस्टर वगैरह सभी लोग पढ़ ले, तो मुझे नहीं चाहिए थे कि ईपीएस वालों को रास्ते पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सब लोग जो है ये अबव 60 ईयर्स ओल्ड है, यानी सब के सब ये रिटायर्ड लोग हैं। और रिटायर्ड होने के बाद में उनको इतने ठंडी में यहाँ पर आना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इनकी डिमांड है 2014 को मोदी साहब ने उनको 1000 रुपये किया था, 1 सितंबर 2014 को। उस वक्त उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। सर्कुलर में 3 बातें थी कि एक तो सारी विधवा को 1000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद में सारे आदमियों को कम से कम 1000 रुपये दिया जाएगा, और तीसरा था कि आज के बाद में इसकी लिमिट जो है 6500 से 15000 कर दी जाएगी। सवाल ये पैदा होता कि जब 1000 रुपये मिनिमम था तो अभी भी 30-35 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 1000 के नीचे पेंशन मिलती है। 1000 के नीचे पेंशन क्यों मिलती है? यदि किसी की उम्र 58 साल में रिटायर्ड हो गया होगा तो उसी को ही 1000 है। यदि 57 में रिटायर्ड हो गया तो उसका 4% कम है। 56 को रिटायर्ड हो गया होगा तो उसको 8% कम है। जैसे 1 साल के लिए इन्होंने 4% कम करते हुए लाया है, तो कुछ लोगों को 600, 700, 800 ऐसी पेंशन मिलती है। क्या हुआ, एक किस्सा बताता हूँ मैं। मेरा एक दोस्त और हम दोनों भी साथ में लगे थे, साथ में रिटायर्ड हो गए थे। तो क्या हुआ, वो जल्दी से गुजर गया। वो आदमी गुजर जाने के बाद में बात ये हुई कि भाई उसकी मिसेस को कायदे के हिसाब से 1000 रुपये पेंशन हो गई, जबकि उसको भी 7500 पेंशन थी। उसकी मिसेस को 1000 रुपये पेंशन हो गई, उसके दोनों बच्चे को 250, 500 रुपये मिल गए। तो आदमी मरने के बाद में उसकी पेंशन डबल हो गई। वो बीवी मेरे घर पे आई, मेरी मिसेस से बात किया, बोला भाभी जी आपके भाई ऊपर चले गए और मेरी पेंशन बढ़ गई। तो मैं जब घर गया खाना खाने बैठा तो मेरी मिसेस ने मेरे को बोला कि वही गायकवाड़ भाभी आई थी और
उन्होंने बोला है कि भैया जाने के बाद भी मेरी पेंशन डबल हो गई। तो मैंने बोला भगवान तेरा इरादा क्या है कि मैं भी चला जाऊँ तो तेरी डबल पेंशन हो जाएगी। आपको क्या लगता है सरकार आपके मुद्दों पे ध्यान दे रही है या ध्यान 10 साल से नहीं दे रही, क्योंकि उनका रटा रटाया बयान लोकसभा के अंदर दिया जाता है, राज्यसभा के अंदर दिया जाता है। वो बोलते हैं कि हमारे पास में पैसे नहीं है, लेकिन जबकि हमारा 7,90,000 करोड़ रुपए का कारपोस फंड है, 7,90,000 यानी करीब करीब 8 लाख रुपए का कारपोस फंड है। और ये हमको बांटते कितने मालूम है? 51,000 करोड़ तो हमारे कारपोस फंड के ऊपर ब्याज आया था 22-23 में, उसमें से इन्होंने हमको बांटा था सिर्फ 14,000। इन लोगों को EPF वालों को चिंता है कि अपनी गंगा जी कैसी बढ़े, अपना बैलेंस कैसा बढ़े, इनके घर में दाना खाने के लिए नहीं रहा तो भी चलेगा, ऐसी इनकी नीति है। तो 14,000 बांटे हैं, 51,000 करोड़ रुपए हमको क्या ब्याज मिला उसको EPF को, उसमें से 14,000 बांटे, बाकी की जो इन्होंने इसमें डाल दिए। सवाल ये पैदा होता है ये पैसे जमा करके क्या करोगे? अरे एक एक बुजुर्ग लाखों की प्रॉपर्टी है, एक एक आदमी हमारा ये आदमी जो है ये ओरिजिनल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। इनके अनुभव का फायदा आप ले लो। आप जितने भी आज सत्ता में भी बैठे हो, ड्यूटी भी कर रहे हो, तो ये आपके पिता समान लोग हैं। कोई 70 का है, कोई 80 का है, कोई 85 का है, ऐसे लोग यहाँ पर आए। इनको तकलीफ देने का काम आप मत कीजिए। मेरा कहना है IAS लोगों से, जो भी कमिश्नर है EPF के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक बार पॉजिटिवली आप सोच लीजिए। पॉजिटिवली ऐसा सोचिए कि भाई 1,000 रुपये में कोई आदमी मियाँ बीबी जी सकता है क्या? बुढ़ा बुढ़ी कैसे जिएंगे? उनको खाने पीने दवा का खर्चा कितना होता है? हर कोई जाता नहीं है सिविल हॉस्पिटल में, हर कोई करता नहीं है अपनी बात। उनको आज बाल बच्चे भी नहीं है, तो ऐसे लोगों की तरफ ध्यान कौन देगा? आप IAS अधिकारी है, आप नहीं देंगे, मैं एज ए लेवल लीडर हूँ, मैं नहीं दूंगा, तो रास्ते चलने वाला आदमी आके बोलेगा क्या EPS 95 की पेंशन बढ़ाओ करके? कौन बोलेगा? अरे हम आए हैं, इतनी संख्या में आए हैं, तो हमारा कहना यह है कि मोदी जी इस बात को सुने, समझे और सोचे। आपके जैसा उनके जैसा आदमी मिलना मुश्किल है कि इस आदमी ने बहुत अच्छे काम किए, कुछ तो इतने अच्छे काम किए, अच्छे किए। अच्छा तो अच्छा बोलना पड़ेगा, सिर्फ हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारे लोग क्या है हमारे ही ऊपर चढ़ जाते। हमने मोदी की तारीफ की तो हमारे ही ऊपर मारने को दौड़ते, बोलते तुम उनकी तारीफ क्यों करते हैं? अरे जिस आदमी ने तुमको 10 साल में कुछ नहीं दिया, आप उसकी तारीफ क्यों करते हो? तो मरना हम ही को आता है करके मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है। करने वाले आप ही हो मोदी जी, आप ही ये कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सेशन में नहीं तो अगले सेशन में हमारे लिए बजटरी प्रोविज़न करो, हमारे लिए ऐसी प्रोविज़न करो कि ताकि हमको आगे किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और हम सबको मिनिमम 9,000 रुपये पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता देने का काम करो, ताकि यदि इतना मिले ना तो हमारे घर वाले भी हमारे तरफ ध्यान देंगे। नहीं तो सर 1,000 रुपये में 750 रुपये में घर वाले भी हमारे तरफ ध्यान नहीं देते, बुजुर्गों की तरफ घर के कोई ध्यान नहीं देते, सरकार भी ध्यान नहीं देती, IAS अधिकारी भी ध्यान नहीं देते। तो हमें जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाने का काम छोड़ दीजिए, हमें जीने लायक रखिए, हमारी 9,000 पेंशन और महंगाई भत्ता देने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। मोदी के हाथ में है। मुझे एक मिनिस्टर ने बोला है कि ये काम मैं भी नहीं कर सकता, यदि करेंगे तो सिर्फ मोदी साहब ही करेंगे। और आपके पास में आने के लिए ना तो हमें परमिशन है, यदि आप परमिशन देंगे तो मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको समझा दूंगा, इसमें क्या क्या लूप होल्स है इसमें समझा दूंगा, EPF में कैसा भ्रष्टाचार है ये समझा दूंगा, कैसे मैयत आदमी के पैसे उठाए जाते हैं ये भी समझा दूंगा। आपके राइट इन इन्फॉर्मेशन में RTI में के अंदर जो फिगर आए वही मैं फिगर आपको बताया। तो ये एक बात और आपको ध्यान में देता हूँ कि यदि आप 2014 को लगे हैं, आपका पगार 15,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपके 33 साल में 15,000 के ऊपर 1,200